नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी चल रही है प्रैक्टिस सेट सीरीज, जो कि है यूपीपी कांस्टेबल की। आज है प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा दिन। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे के देखेंगे। और जिन बच्चों ने हमारी पहले की 2 क्लास देख ली हैं, उम्मीद है कि उन्हें वो क्लास अच्छी लगेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला प्रश्न, यूडीएचआर मानव अधिकार मानव अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से बचने के अधिकार की गारंटी देता है? उत्पीड़न से बचने के अधिकार की गारंटी देता है। देखिए, क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा गया है। यहां पे कानून के समक्ष समानता, यहां पर साफ मतलब क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून की नजर में सब समान है, कानून के समक्ष समानता। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा, क्योंकि कानून के समक्ष समानता किसमें आता है बेटा? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। तो यहां पर अनुच्छेद कौन सा होगा? उत्पीड़न से बचने के अधिकार की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 14 देता है। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या आता है? तो पहले अनुच्छेद 10 को देखेंगे। अनुच्छेद 10 में नागरिकता 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 की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता, यानी कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये अनुच्छेद 10 में है। संसद नागरिकता के कानून बनाता है। देखिए, संसद क्या कर सकता है? नागरिकता को समाप्त कर सकता है। पर लेकिन आपने कोई देशद्रोही काम कर रखा हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ये किसमें है? निरंतरता किसमें है? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में बेटा क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। तो ध्यान में रखेंगे, ये चारों ही ऑप्शन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता पूछी गई है, आर्टिकल 14। अगला प्रश्न, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जिन्हें बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो कि फ्रॉड कर कर बैंक का भग गए, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या। ठीक है, ये क्या है? ये एनपीए है। एनपीए होता क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, ये आंसर नहीं होगा। नॉन पब्लिक एसेट्स, ये भी आंसर नहीं होगा। नॉन पैकेज्ड एसेट, ये भी आंसर नहीं होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका आंसर सही होगा। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? देखिए, बैंक के लिए जो एसेट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट। एनपीए जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मान लिया जाए बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने बैंक से क्या लिया बेटा? लोन लिया। और लोन लेने के बाद वो अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहा है।
लोन लेने के बाद वह अपनी ईएमआई क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम पर पहुंचा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। वह क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट कैसा है, एक अच्छा एसेट्स जो कि टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई पे कर रहा है। अब आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो एनपीए बन जाते हैं, जिन्होंने अपने लोन की ना तो ईएमआई पे की है और ना ही कोई इंटरेस्ट पे किया है। ना तो उन्होंने कोई पैसा दिया, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया है बैंक को। कब तक, 9 महीनों 90 दिन तक, 3 महीने 90 दिन 90 डेज 90 डेज तक अगर कोई अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहा है तो वह रहेगा स्टैंडर्ड एसेट, एक अच्छा एसेट। पर लेकिन किसी को 3 महीने हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं, उनने अभी तक ना तो कोई ईएमआई दी है ना ही कोई इंटरेस्ट दिया है, तो 90 दिन बाद बैंक उसे एनपीए की कैटेगरी में डाल देगा। उसे किस कैटेगरी में डालेगा बेटा, एनपीए। और यही एनपीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जिसका आंसर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं एनपीए। कौन कौन से, एक होता है सब स्टैंडर्ड। एक कौन सा होता है बेटा, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने या 1 साल, 12 महीने 1 साल तक इसने कोई पैसा नहीं दिया, पर लेकिन उम्मीद है कि 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद यह पैसा दे देगा। यह है सब स्टैंडर्ड, इससे उम्मीद की जा सकती है। बैंक ने से एनपीए में तो डाल दिया, पर लेकिन इससे उम्मीद रख रहा है कि यह पैसे दे देगा, 12 महीने बाद ही सही, पर लेकिन यह हमें पैसे दे देगा। एक आता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट क्या करता है बेटा, डाउटफुल एसेट जिसने 12 महीने से अधिक उसे समय हो गया है, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, तो इसमें डाउट है बैंक को कि ये दे भी सकता है नहीं भी देगा, यानी कि डाउट में है बैंक, ये वो वाला एनपीए हो जाएगा। दूसरा एक होता है लॉस एसेट। एक होता है लॉस एसेट, यानी कि एनपीए का तीसरा रूप। इसमें बैंक को कंफर्म हो गया है कि यह व्यक्ति पैसे नहीं देगा और ना ही फ्यूचर में इससे पैसे लिए जा सकते हैं। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये पैसे लेकर भाग गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी नहीं देंगे, अपनी ईमानदारी से तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एनपीए 3 कैटेगरी का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैंक वालों के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा या सेरा, कहीं कहीं पर बेटा सेरा लिखा हुआ भी आता है, कहीं कहीं पर सेरा लिखा हुआ भी आएगा। ठीक है, तो शेरा या सेरा नृत्य जो है वो ललितपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमेठी, ये भी आंसर नहीं होगा। दूसरा अयोध्या, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है ललितपुर, ये आंसर होगा। बिजनौर आंसर नहीं होगा। ठीक है, ललितपुर। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है ललित, हम उन्हें शेर कहते हैं, इसी ट्रिक से मैंने याद कर रखा है। आपका भी कोई मित्र अगर ललित हो तो आप ध्यान रखेंगे, ललित शेर है, शेरा नृत्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटीबीटी का कार्य क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, यहां पर कह रहा है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, यह आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। भाई परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण, भाई परमाणु ऊर्जा में कैसे शांतिपूर्ण बढ़ावा दे सकता है? ऐसे तो हर कोई अपने घर में परमाणु हथियार बनाकर हमले करता रहेगा ग्राउंड में जाकर और कह देगा मैंने तो ग्राउंड से जो पब्लिक जहां पर रहती है उससे दूर रहकर ये हमला करा है, शांतिपूर्ण कर रहा हूं, तो कोई भी परमाणु बना लेगा, तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा। मौजूदा परमाणु शस्त्रागार का
को कम करके, कम भी नहीं कर सकता बेटा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। नागरिक और सैन्य दोनों, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो सैन्य हो, दोनों ही उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु विस्फोट पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो सैन्य हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको देखेंगे। पहला है स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर, साहित्य, लिटरेचर, है ना। तो ये खेल के संबंध में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? खेल के संबंध में दिया जाता है। भारत में पहला अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? भारत में पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया। 1961 में दिया गया। किसे दिया गया? यह पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं, 6 व्यक्तियों को दिया गया था। अलग अलग गेम के 6 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने? 6 सदस्य, 6 सदस्यों को दिया गया था। ठीक है। और बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार जीतने पर कितनी धनराशि मिलती है? तो इसमें नगद धनराशि मिलती है 15 लाख रुपए। कितने मिलते हैं बेटा पैसे? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें 15 लाख रुपए नगद इनाम मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी आत्मकथा है? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद क्या है? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस से कौन संबंधित है, कौन सी संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया एंड स्ट्रगल, इंडिया एंड स्ट्रगल, इंडिया एंड स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। के एल आडवाणी, ये भी नहीं होगा, आडवाणी से भी संबंधित नहीं है। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जब नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण में कई दिनों से दोनों सेटों में बताता आया कि आम बोलचाल में नोटबंदी और लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसे, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ कि 500 और 1000 के कितने नोट मिले थे, ये आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं 98.90, 95.65, 93.25, 97.45। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98.90। लगभग 80% पैसा वापस आ गया था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 98.90 नोट वापस प्राप्त इन्हें हो गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया। अब देखिए, अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? कौन सा एक ऐसा घोषणा हुई जिसे वह अपनाता है? यहां पर लिखा हुआ है एम्स्टर्डम घोषणा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हेलसिंकी घोषणा, ये भी गलत हो जाएगा। वियन घोषणा, ये बेटा सही होगा। विश्व सम्मेलन ने किसे अपनाया था? वियना घोषणा को अपनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षणों को बढ़ावा दिया?
ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन है जिसने SC ST के आरक्षण को बढ़ावा दिया? ठीक, ऑप्शन देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा 79वां संविधान संशोधन, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ? 1999 में। ये कब हुआ था? 1999 में। 42वां कब हुआ था बेटा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। 44वां कब हुआ? 1978। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां कब हुआ था बेटा? 1992। मैंने कल भी बताया था 73 और 74 के बारे में, जब मैं शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में बता रहा था। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था? हमारी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत फेमस है लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो फुमड़ी के लिए फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे फुमड़ी क्या है? फुमड़ी, पहले फुमड़ी को समझते हैं। फुमड़ी होता क्या है? फुमड़ी एक शब्द है जिसका नाम है फुमड़ी। फुमड़ी क्या होता है? तैरता हुआ द्वीप। तैरता हुआ द्वीप। तैरता हुआ द्वीप। तैरते हुए द्वीप कहां पाए जाएंगे? लोकटक झील पर। तैरता हुआ द्वीप जिसे हम क्या कहते हैं? फुमड़ी, जिसकी वजह से लोकटक झील फेमस है। तो कहां पर है ये? यह है मणिपुर में। कहां पर है बेटा ये? मणिपुर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर लोकटक झील में है। उसका नाम क्या है यह आपको बताना है। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो क्लास लाइक करें, उसमें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता किससे संबंधित है? समानता, न्याय, बंधुता और संप्रभुता। तो प्रभुसत्ता की बात करें या संप्रभुता की बात करें तो यहां पर ये तो गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बंधुता बिल्कुल सही होगा क्योंकि एकता की बात कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है भाईचारे की, जैसा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और जगह पे आप देखते हैं भाईचारा ऑन टॉप। तो यहां पर भाईचारा ऑन टॉप की बात हो रही है। तो प्रस्तावना का राष्ट्र की एकता और अखंडता किसको दिखाती है? भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, तो हम लोग आपसे भाईचारा बना के रखेंगे और हम सब भाईचारे में आपको वर्दी का सपना पूरा करवाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। अब देखिए, इंटरनेट से जो भी कोई डाटा आएगा उसको फिल्टर कर देगा। जैसे पानी का फिल्टर हो जाता है, ऐसे ही आपके डाटा को फिल्टर कर देगा। तो कौन सा वो सॉफ्टवेयर है? इसे देखते हैं। एंटीवायरस नहीं, कुकीज नहीं, मेलवेयर नहीं। मेलवेयर तो और बल्कि वायरस लाता है। कल मैंने ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था। फायरवॉल, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फायरवॉल क्या करता है? डाटा को फिल्टर करता है। अगला प्रश्न, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सोशल मीडिया, यहां पर बात हो रही है सोशल मीडिया, संवाद करने के लिए। दर्शक यानी कि जैसे आप लोग, हमारे दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी दर्शक है जो देख रहा है, वो संवाद के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी चीज का प्रचार करवाना हो, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जाते हैं तो उससे क्या होगा, प्रचार होगा, तो दर्शक से संवाद बन पाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूटान की राजधानी क्या है? तो देखिए, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी मैंने कल के सेट में बताई थी, बंदरसेरी। बंदरसेरी, तो ब्रुनेई क्या हो गया, ये तो खुद में देश हो गया। पोर्ट नोवो, ये भी नहीं होगा। थिम्पू, ये आपका आंसर होगा। तो भूटान की राजधानी क्या होगी, थिम्पू। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो देखिए, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अन्नाई इंदिरा गांधी पुल, भूपेन हजारिका। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु असम में है। जब मैं असम में था महिंद्रा कोचिंग में, इससे पहले मैं ऑफलाइन में जगह जगह ऑल इंडिया में पढ़ा चुका हूं, अलग अलग ब्रांचेस में, पर लेकिन उत्कर्ष सर के कहने पर ऑनलाइन केवल आपके लिए यहां पर उपस्थित हूं। तो यहां पर मैं बताऊंगा, भूपेन हजारिका का उस समय काम चल रहा था जब मैं वहां पर था। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? भूपेन हजारिका लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस बांध का और क्या नाम है? भूपेन हजारिका बांध को और किस नाम से जानते हैं? ढोला सादिया। ढोला सादिया बांध। ढोला सादिया। ढोला एक जगह है जो पड़ती है असम में। ढोला एक जगह है जो पड़ती है असम में, और सादिया एक जगह है जो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो ढोला से सादिया को मिलाने के लिए, ढोला से सादिया तक का रास्ता है भूपेन हजारिका बांध, इसीलिए इसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। 165 किलोमीटर तक का रास्ता इसने बचा दिया। पहले 165 किलोमीटर लंबा जाना पड़ा करता था, पर लेकिन 165 किलोमीटर कम चलना पड़ता है अब, जब से ये बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई? ऑप्शन आपके क्या हैं? अप्रैल 1853 गलत हो जाएगा बेटा। अगस्त 1998 बेटा ये सही होगा। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट योजना पेश की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रियम्बल की बात कर रहा है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो बेटा ली गई है यूएसए से, अमेरिका से। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पर लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा, आपसे पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा, प्रियम्बल लैंग्वेज, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा बेटा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तब आंसर होगा यूएसए। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जे.एल. नेहरू ने। जे.एल. नेहरू। कब दिया था जे.एल. नेहरू ने बेटा? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तीसरी बैठक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा,
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति, इसको स्वीकृति कब मिली? किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। तो प्रस्तावना में अब तक जो भी संशोधन हुआ है वो एक बार हुआ है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, है ना। अगर आप प्रस्तावना पढ़ना चाहते हैं तो हम बहुत जल्द आपके लिए मैराथन क्लास ला रहे हैं, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून सी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। योगा दिवस या योग दिवस कब है बेटा? 21 जून। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होती है बेटा? 21 जून। कर्क संक्रांति 21 जून। 21 मार्च को क्या होता है? 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, यहां पर मैं लिख देता हूं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर, इसमें होता है बेटा इक्विनोक्स। इक्विनोक्स, इक्विनोक्स को क्या बोलते हैं? विषुव। विषुव, विषुव 2 प्रकार के होते हैं, बसंत विषुव, शरद विषुव। स्प्रिंग इक्विनोक्स, ऑटोमनल इक्विनोक्स, है ना। स्प्रिंग इक्विनोक्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनोक्स को हम ऑटोमनल इक्विनोक्स और स्प्रिंग इक्विनोक्स, ठीक है, वर्नल इक्विनोक्स भी बोलते हैं। जो बसंत विषुव होगा वो होगा 21 मार्च को, और 23 सितंबर को होगा शरद विषुव। अगर यहां पर जो 22 दिसंबर वाला हम ऑप्शन देखते हैं, 22 दिसंबर को क्या होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इसमें क्या होती है बेटा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति 22 दिसंबर। और जो भारत वाली मकर संक्रांति होती है वो जनवरी के महीने में मनाई जाती है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा बहुत ही फेमस है यह व्यक्ति। तो तुगलकनामा के जो रहेंगे लेखक वो कौन होंगे? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है बेटा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना, IRENA, इरेना का उद्देश्य क्या है? यहां पर ऑप्शन देखेंगे, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना। नहीं, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम विकसित नहीं करेगा, ठीक है। इरेना परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, नई चीजों को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट्स करेगा यूज रिन्यूएबल एनर्जी को। अगले प्रश्न पर आएंगे, अलकनंदा धौली गंगा नदियां कहां मिलती हैं? मीट पॉइंट पूछ रहा है अलकनंदा और धौली गंगा का। देखिए, गंगा नदी जो बनती है वह अलकनंदा और भागीरथी को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हम यहां पर समझते हैं। उत्तराखंड यानी यूके के अंदर एक जगह यहां पर स्थित है जिसको कहा जाता है, उस ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? गंगोत्री गोमुख। गंगोत्री गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है बेटा? भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी।
और वहीं दूसरी साइड पर गंगोत्री से दूर एक ग्लेशियर और पड़ता है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या है बेटा? अलकनंदा। अलकनंदा। यहां पर अलकनंदा भागीरथी को मिलाकर एक नदी बनी नई, जिसका नाम क्या है? गंगा। तो गंगा नदी अलकनंदा भागीरथी को मिलाकर बनती है। आगे हमसे क्या बात कर रहा है? वो पूछ रहा है कि अलकनंदा और धौली गंगा किस स्थान पर मिलती हैं। ऑप्शन है आपके पास देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो बेटा जहां पर गंगा मिलती है वो जगह कौन सी है? देवप्रयाग। वो जगह कौन सी है? देवप्रयाग, जहां पर गंगा नदी बनती है अलकनंदा और भागीरथी को मिलाकर। तो अलकनंदा भागीरथी कहां मिली है? देवप्रयाग पे। तो देवप्रयाग तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे पर आते हैं। यहां पर ना 4 प्रयाग और बनने हैं अलकनंदा पर, उन चारों को देख लेते हैं जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाए। तो यहां पर पहले नंबर पर हमें दिखाई देता है ये वाला, जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो इसमें धौली गंगा आकर मिलती है। कौन सी नदी बेटा? धौली गंगा। धौली गंगा कहां मिल रही है? विष्णु प्रयाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। इसके अलावा नीचे एक और प्रयाग आएगा जिसका नाम होगा नंद प्रयाग। यहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है? नंदाकिनी या नंदकी? नंदाकिनी या फिर नंदिकी। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में जाकर मिलती है अलकनंदा से। फिर एक और नदी आएगी आपकी पिंडार नदी। एक और नदी कौन सी आएगी बेटा? पिंडार नदी। पिंडार नदी कहां पर जाकर मिलती है? अलकनंदा में। किस जगह पर? कर्णप्रयाग में बेटा, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। एक नदी यहां से आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी किस जगह पे मिलेगी? ये मिलेगी रुद्रप्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, इनमें अलग अलग नदियां मिलती हैं। इसे डिटेल से जब हम गंगा नदी तंत्र आपको पढ़ाएंगे, जो कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम नदी तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसे हम विस्तार से समझेंगे जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी। तो यहां पर अलकनंदा भागीरथी की धौली गंगा की बात करिए तो विष्णु प्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। कर्ण प्रयाग पर पिंडार मिल रही है। रुद्र प्रयाग पर कौन सी मिल रही थी बेटा? रुद्र पर मंदाकिनी मिल रही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? महमूद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 12, 15, 17, 20। तो भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया। यह जानकारी किस इतिहासकार द्वारा पता चलती है? तो भारत पर 17 आक्रमण किए थे, यह जानकारी जो दी थी हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के द्वारा पता चलती है। हेनरी इलियट के द्वारा यह जानकारी पता चलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे का प्रश्न है, यहां पर कह रहा है 2024-25 के बीच होने की संभावना वाले नासा के मानव युक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? यहां पर मानव युक्त चंद्र मिशन की बात कर रहा है। तो मानव युक्त चंद्र मिशन बेटा कौन सा था? ओरियन। आप सभी को ध्यान हो, ओरियन क्या था? मानव युक्त चंद्र मिशन था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? आपसे यह भी पूछ सकता था कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक यहां पर ध्यान रखेंगे सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, है ना, ये क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। वैसे और भी हैं, कोमल, कुर्रम, कुबा, शोक, सूरू, नोब्रा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। तो यहां पर पूछ रहा है सिंधु की कौन सी सहायक नदी है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं मुख्य नदियों की। ट्रिक क्या होगी बेटा मुख्य नदियां याद करने की? सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां सच, झेल, राव। सा से हो जाएगा सतलज, सतलज नदी।
चा से हो जाएगा चेनाब नदी, झेल से हो जाएगा झेलम नदी, और रा से हो जाएगा रावी नदी। राव से क्या हो जाएगा? रावी नदी। 1 2 3 4 और वा से हो जाएगा व्यास नदी। वा से क्या हो जाएगा बेटा? व्यास नदी। तो 5 ये मुख्य सहायक नदियां हैं। तो पूछा है कि कौन सी सिंधु की सहायक नदी है, तो ब्यास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगी बात? उम्मीद है कि ट्रिक से आपको जल्द से जल्द याद होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर आप सभी को पता है, जैसा कि रविंद्र सर आपको हिंदी की क्लासेस दे रहे हैं, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को बेटा क्या मनाया जाएगा? नेशनल हिंदी डे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। और 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस। ठीक है, 15 सितंबर, यहां पे इंजीनियर दिवस भी ऑप्शन में दिया है, 15 सितंबर को मनाया जाएगा। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चे सोच रहे होंगे तो दो ऑप्शन और बता दीजिए सर, तो चलिए बता ही देते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सड़क मार्ग, जलमार्ग, हवाई अड्डे, वानिकी। तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो देखो, भारत में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें भारत में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है? तो देखिए, प्रकाश कब होगा? जब झालरें लगाई जाएंगी, घरों को सजाया जाएगा, दीपक मोमबत्तियां जलाई जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। तो ऐसा त्योहार कौन सा है बेटा? दिवाली। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दिवाली क्या है? प्रकाश का त्योहार है। ठीक है। भारत में जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? ये बड़ा आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। देखिए, जीएसटी में कौन सा कर प्रस्तुत किया जाएगा? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स लिया जाएगा ना भाई, फुल फॉर्म बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या हो गया? सर्विस टैक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस टैक्स। इसका आंसर बी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया? बुनियादी शिक्षा का विचार। भारत में एक बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, भारत के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यह विचार किसका था? तो यह विचार सबसे पहले जो दिया था 1937 में वृद्धा आंदोलन, वृद्धा योजना के दौरान 1937 में वृद्धा योजना चलाई थी। वृद्धा योजना, वृद्धा योजना तो 1937 में वृद्धा योजना में दिया गया। किसने दिया ये पूछ लिया इस बार इसने। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1937 में वृद्धा योजना में क्या कहा था? कि बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। क्लियर हो जाएगी बात। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा है इसमें। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बात कर रहा है। संविधान सभा की पहली मीटिंग यानी कि पहली बैठक कब हुई? तो कुल बैठकें कितनी हुई हैं संविधान सभा की? कुल बैठक, कुल बैठक अगर हमसे बात करता है बेटा, कुल बैठक कितनी हुई हैं? 11। वैसे 12 हुई थी, मैं आप सभी को बता दूं, कुल बैठक 12 हुई थी। 12वें नंबर की जो बैठक है उसे भंग कर दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो अगर आपसे पूछता है कुल बैठक कितनी हुई थी, तो आप आंसर 11 लगाएंगे। क्लियर है बात? तो कब कब हुई? इसमें से 4 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पहली बैठक, दूसरी, तीसरी और लास्ट। कब कब हुई ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946,
दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946, तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946 और लास्ट हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। यहां पे पूछा है पहली बैठक कब हुई, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ए। इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को दिया गया था बेटा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। इसका आंसर बेटा ए हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे आर्टिकल 52, मैंने कल वाले सेट में बताया था, अगर आप मेरे सेट को देख रहे हैं तो आगे प्रश्न आपको उससे संबंधित मिलेंगे और उम्मीद है कि एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अनुच्छेद 52 में मैंने बताया था राष्ट्रपति का पद होता है बेटा, राष्ट्रपति का पद। प्रेसिडेंट किसमें है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 58 इसमें आती है बेटा योग्यता, जो आपसे प्रश्न में पूछा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बचता आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 की बेटा हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 61 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 34। बायोमेट्रिक तकनीक का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे के रूप में कैसे, ढांचे को कैसे बढ़ाते हैं? रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग नहीं बेटा, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। नागरिकों के लिए कागजी कार्य को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। तो भैया ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कागजी कार्य बंद हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल तो माना जाता है कि अगर आदमी जिंदा है तो उसका कागज होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना भी होगा, तमिलनाडु में एक केस हुआ था, एक भाई अपनी बहन का ढांचा लेकर पहुंच गया था। आपने सुना होगा कि बैंक वालों ने कहा था कि भाई डेथ सर्टिफिकेट लाओ। वो गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा था नहीं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, तो 20,000 रुपए उसको लेने थे। तो वो कब्र खोद कर ढांचा लेकर ही पहुंच गया। ये काफी वायरल हुई थी वीडियो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। हाँ भाई, बायोमेट्रिक होती इसीलिए है कि पहचान और सत्यापन प्रक्रियाएं सही व्यवस्थित ढंग से हो सकें, ठीक है। जैसे ऑफिस वगैरह में भी आपको देखने को मिलती हैं ये चीजें। डिजिटल संचार सत्यापन प्रक्रियाओं को बढ़ावा, नहीं भाई नहीं, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1928 में बारदोली, बेटा बारडोली लिखा हुआ है, इसे बारदोली कर लेंगे, है ना बेटा, बारदोली। तो जो बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली की महिलाओं के साथ कौन से ऐसे व्यक्ति थे? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके साथ खड़े हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 36। इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता बहुत ही फेमस व्यक्ति है। ये एक मुस्लिम था जो कि दार्शनिक व्यक्ति है, जो जगह जगह घूमा करता था। यह कहां से आया था? यह पहली बात तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में एक सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, उनके शासनकाल में आए थे। कहां से आए थे बेटा? ये मोरक्को से आए थे, ठीक है। इब्न बतूता कहां से आए थे? मोरक्को से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न देखते हैं 37। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? 1952 नहीं, 1953 ये भी नहीं, 1950 बेटा बिल्कुल सही होगा। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो आपने देखा होगा तालाबों में या बहुत सारी जगहों पर, जो कि तालाब नहीं है, बारिश हुई, पानी भर गया और कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में वहां पर टर टर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, वहां मेंढक मौजूद हो जाएंगे। तो वो क्या है, प्रदूषित जल को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैव संकेतक माना जाएगा किसका? जल प्रदूषण का। किसे? मेंढक को माना जाएगा बेटा, ठीक है, मेंढक को। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है नेक्स्ट जेन प्लस, इसे आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की मदद हो। नेक्स्ट जेन प्लस इन पर आपको जितनी भी नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी है वो इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। जितने भी नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सेट पेपर या आने वाली मैराथन क्लासेस या फाउंडेशन बैच के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड यूज करते हो चाहे आप एप्पल यूज करते हो। और वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट सीरीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में लक्ष्य पाने का एक ही तरीका होता है, मॉक टेस्ट। तो मिलते हैं अपने अगले पीएसएस सेशन सीरीज 4 में। जय हिंद, जय भारत।